प्रदेश में 11% वोट पर यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 18-19% पर मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं? एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ये लॉजिक था। वैसे लॉजिक में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये 18-19% मुस्लिम वोट क्या दो माफिया को आगे खड़ा करने से ही एकजुट होगा? यूपी में माफियाओं को पार्टी में लाने के लिए ऐसे दाने डालते हुए आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पहले ओवैसी की पार्टी ने बांदा जेल में बंद, ध्यान से सुनिएगा, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बांदा जेल में बंद 47 मामलों के आरोपी, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 47 मामलों के आरोपी मुख्तार अंसारी को ओपन इनविटेशन दिया। तो अब यूपी में ओवैसी के जोड़ीदार सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने मुख्तार अंसारी को मसीहा बता दिया। जिस मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दूर कर दिया, उन्हें लपकने के लिए ओवैसी और राजभर में होड़ मची हुई। और इसे आप क्या कहेंगे? यही है क्लीन पॉलिटिक्स क्या? और हमारी बहस इन्हीं सवालों के साथ कि योगी के खिलाफ माफिया बंधन अभी से माना जाए, ओवैसी राजभर के लिए क्या मुख्तार अंसारी मसीहा है? यूपी में डॉन भरोसे फड़काओ भाईजान, मुस्लिम बहाना माफिया राज लाना है क्या? माफिया कार्ड से वोट मिलेंगे या फिर घटेंगे? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ असीम वकार हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राजीव जेटली हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ घनश्याम तिवारी हैं, किशोर तिवारी आपको दिखाई दे रहे हैं शिवसेना का पक्ष यहाँ पर रखने के लिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में शिवसेना है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल असीम वकार जी आप ही से है सर, और अब सवाल बहुत सिंपल सा, स्ट्रेट क्वेश्चन, और सवाल ये सर, जिस मुख्तार अंसारी को मायावती ने, बहन जी ने भगा दिया, दूर कर दिया, आप उन्हीं को गला लगा रहे हैं, उन्हीं को गले लगा रहे हैं सर, ऐसी भी क्या मजबूरी है? नहीं, पिछली बार जब 2017 में मायावती जी ने उनको टिकट दिया तो मेरा सीधा सवाल है कि क्या उनको नहीं पता था कि मुख्तार अंसारी कौन है, क्या है, कैसे हैं, क्या करते हैं? मुख्तार अंसारी साहब 5 बार के विधायक हैं, 1-2 बार के नहीं है। और सपा और बसपा सभी से वो लड़ चुके हैं, सभी के टिकट पर रहे हैं। पिछली बार जब उनको मायावती जी ने लिया था तो कहा था रॉबिन हुड, और 5 साल रखने के बाद अचानक से मालूम पड़ता है माफिया है। दूसरी बात आपसे मैं कह रहा हूं कि मुझे आपकी बात पर एतराज, भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों को टिकट देकर मध्य प्रदेश से जिताकर लाकर अपने लोकसभा में बिठाती है। मैं अगर अभी आपसे पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश असेंबली है, इसमें कितने % विधायक माफिया हैं, गुंडे हैं, जिन पर क्रिमिनल एक्ट लगे हुए हैं, तो मैं समझता हूं आपको बताने में गुरेज नहीं होना चाहिए। आपका आंकड़ा होगा सर, मेरे पास आंकड़ा है, मेरे पास आंकड़ा, मैं आंकड़ा दे दूं आपको। 37%, नहीं मैं 37% विधायक भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, उन पर क्रिमिनल एक्ट लगे हुए हैं, बलात्कारी भी हैं, इसके अंदर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। समाजवादी के 47 में से 12 ऐसे हैं जिन पर मुकदमे लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास भी जो विधायक हैं उनमें भी आतंकवादी हैं। आपने अभय सिंह पे सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? आपको खड़ा करना चाहिए था। आप प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे सवाल क्यों नहीं खड़ा करती हैं? असीम वकार जी, आपने जितने सवाल पूछे, मैं तो आपके सवाल का भी जवाब देने वाली थी। आपने मुझसे सवाल भी पूछा और फिर जवाब ही खुद दे दिया सर। पहली बात सर, अब आपने एक आंकड़ा तो आपने रख दिया सर, अब एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगी सर। मुख्तार अंसारी संगीन मामलों में बांदा जेल में बंद, उनका आपराधिक जीवन करीब कितने साल का बताया जाता है? 3 दशक से ज्यादा का। कितने आपराधिक मुकदमे उन पर हैं? 47 से ज्यादा। इन 47 में से हत्या के मुकदमे कितने हैं? 18। कृष्णानंद राय हत्याकांड में कौन आरोपी है? आप जानते हैं। हत्या, लूट, अपहरण के कई मुकदमे किसके खिलाफ हैं? असीम वकार आप ये भी जानते हैं। अवैध हथियार वसूली केस में कौन आरोपी है? ये भी जानते हैं। अवैध कब्जे और निर्माण के कई केस किसके खिलाफ है?
आप जानते हैं। फर्जी आर्म्ड लाइसेंस का मुकदमा किसके खिलाफ है? उम्मीद है आप जानते हैं इसका जवाब भी। और मकोका और एनएसए के तहत भी केस दर्ज है, किसके खिलाफ है? मुझे उम्मीद है आप ये भी जानते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, जब आप दूसरों के गुनाह और पाप गिना रहे हैं तो आपको ये गुनाह और पाप क्यों दिखाई नहीं दे रहे? असदुद्दीन ओवैसी साहब जब ये कहते हैं कि 18 से 19% मुसलमान, तो मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं? तो क्या मुस्लिम मुख्यमंत्री अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी से ही बनेंगे मुस्लिम मुख्यमंत्री? ऐसी छवि वाले ही बनेंगे मुस्लिम मुख्यमंत्री? कोई और चेहरा नहीं ढूंढ पाए आप? सुनिए सुनिए, जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली उत्तर प्रदेश में तो कितने मुकदमे उनके ऊपर थे? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पे कितने मुकदमे थे? ये वापस लिए गए, वो भी क्रिमिनल मुकदमे थे सब। सैयद असीम वकार, देखिए सर आप बहुत वरिष्ठ मैडम बोलने दीजिए सर, आपको बोलने के लिए बुलाया। देखिए मैंने आप ही से शुरुआत की सवालों के सिलसिले की, मैंने आपको पहले बोलने दिया, एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया। सर मेरा सवाल आपसे क्या है? आपको अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से सवाल पूछने का हक है। आपने जो सवाल उठाए हैं, ये मेरा आपसे वादा है, हर सवाल का जवाब मैं आपको आपकी इस डिबेट में दिलवाऊंगी, अपनी इस डिबेट में। लेकिन जो मैं आपसे सवाल कर रही हूं सर, जो सवाल आपसे बनता है, आपकी पार्टी से बनता है, ओवैसी साहब से बनता है, जो शोषित वंचित की राजनीति करने का दावा करते हैं, उस सवाल का जवाब तो आप ही देंगे ना असीम वकार? देखिए सीधा सा जवाब सुन लीजिए कि भारत का संविधान और भारत का इलेक्शन कमीशन जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इजाजत देगा, हम उसको टिकट देने के लिए राजी हैं। अगर आप चाहती हैं कि मुख्तार चुनाव ना लड़े या अतीक साहब चुनाव ना लड़े या उनकी फैमिली तो कोई चुनाव ना लड़े, तो इलेक्शन कमीशन में एक एप्लीकेशन डालिए और इलेक्शन कमीशन से कह दीजिए कि वो फला 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 व्यक्ति को अयोग्य साबित कर एक लेटर जारी कर दें। आप लगाइए आरोप वहां जाकर। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि यह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, तो हम हर उस व्यक्ति को टिकट देने के लिए राजी हैं, हर उस व्यक्ति को टिकट देंगे जो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग से परमिटेड है। ठीक है, तो यानी कुल मिला के आपको सैयद असीम वकार कोई दिक्कत नहीं है 47 से ज्यादा आपराधिक मामले हो। मैं व्यूअर्स से भी कह रही हूं, यूपी की जनता से भी कह रही हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप राजनीतिक शुचिता में यकीन रखते हैं, इन फैक्ट्स को ध्यान से सुनिए। आपको सैयद असीम वकार कोई दिक्कत नहीं कि मुख्तार अंसारी पर 47 से ज्यादा आपराधिक केसेस हैं। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का उन पर केस है। 2009 में मऊ में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह की हत्या का आरोप है। ठेकेदार हत्याकांड की गवाह की भी हत्या का आरोप है। आजमगढ़ गाजीपुर में हत्या का एक केस है। गाजीपुर में फर्जी शस्त्र लाइसेंस हासिल करने पर उन पर केस है। और गाजीपुर में गैंगस्टर के 3 मामले उन पर दर्ज है। आपको कोई दिक्कत नहीं है सर? अच्छा हुआ आपने स्पष्ट कर दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं है असीम वकार। और आपको मैं ये स्पष्ट कर दूं, मेरा काम है सवाल पूछना, आपसे भी और दूसरों से भी। राजीव जेटली, इन्होंने आपसे सवाल पहले पूछा, पहले आपका जवाब, उसके बाद घनश्याम तिवारी आपका भी जवाब। हमने न्यायालय लगा दिया है, कोर्ट बना दिए हैं, और कोर्ट में निर्धारित कौन कर रहा है किसको चुनाव लड़ना है, किसको नहीं लड़ना, कौन दागी है कौन दागी नहीं है। वो चुनाव जो लोग ये बात निर्धारित करने के लिए बैठे हैं, उनकी तो नींव इस बात पर रखी गई है कि इस देश से पुलिस हटा दीजिए, उसके बाद देखिए हम क्या दिखा सकते हैं। तो जो लोग इस देश की जनता को धमकाते हों, इसके संविधान को धमकाते हों, जिनको अपने संविधान पर विश्वास ना हो, जिनके सबसे प्रमुख नेता ओवैसी साहब ये कहते हों कि हमारा वक्त आ चुका है, हमने बहुत देख लिया, मामा भाई बहन माता बनाकर लोगों को चुनाव जितवाते रहे, अब हमारा वक्त आ गया। अरे खुली चुनौती दे रहे हैं तो धर्म के आधार पे, ये तो कह ही रहे हैं। जिसने ये कह दिया हो कि पुलिस हटा दें, तो वो कैसे ये इस बात को कबूल कर ले कि जो दागी व्यक्ति है वो मेरा हिस्सा नहीं हो सकता। वो तो दागी व्यक्तियों को लेना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, और उत्तर प्रदेश की जनता को संदेश भी दे रहे हैं। संदेश ये दे रहे हैं, जब अगर हमें कभी ऐसी ताकत मिली तो हम बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। ये देश के अंदर जो इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है, ये उस मुहिम का एक हिस्सा है। लेकिन तमिलनाडु में देखा इनकी क्या हालत हुई, आपने बंगाल में देखा इनकी क्या हालत हुई। वक्त वक्त पे सरेंडर करते हुए आ रहे हैं। जनता इनको चुनती नहीं है। अगर धार्मिक आधार पे केवल मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मुसलमान इतना नासमझ नहीं है आज की डेट में। मुसलमान को समझ है इस बात की, मुसलमान को इस बात की समझ है कि तुष्टीकरण की राजनीति का मैं शिकार तो होता आया हूं। फायदा तो राजीव जेटली आप ही को पहुंचाते हैं ना। जब आपके विरोध में मुस्लिम वोट बढ़ जाता है तो फायदा किसको? हमें कैसे पहुंचाते हैं? किसी से छिपा है क्या? क्या कहा जाता है एआईएमआईएम के बारे में? आप ही की बी टीम बताया जाता है सर। आपको तो सूट करती है इस तरह की सियासत।
अच्छा, जो मुसलमान मतलब कोई जितना बड़ा कट्टरपंथी होगा, जितनी भारत माता को गाली निकालेगा, जितनी देश की पुलिस को धमकाएगा, जितना हमें गुंडागर्दी दिखाएगा, उतना बड़ा वो हमारा दुश्मन हो जाएगा और उसका वोटर भी उसके साथ होगा। ये क्या बात बोल दी आपने? क्या मुसलमान उसका साथ देगा जो इस देश में संविधान पे विश्वास ना रखता हो? क्या मुसलमान उसका साथ देगा? आप बताइए, हमें गाली देने वाले, इस देश को गाली देने वाले, इस देश की पुलिस और संविधान को गाली देने वाले और ये धमकाने वाले कि हम क्या कर सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रहे हैं। आप हमारे को कैसे बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम? सर, फायदा किसको होता है? अरे भाई, इस देश में मुसलमान, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस देश का मुसलमान। लगाए जल्दी से आपका काउंटर, उसके बाद घनश्याम तिवारी प्लीज जल्दी जल्दी। नहीं, मुस्लिम वोट बढ़ता है। ये एक मिनट अदिति जी, एक सेकंड। ये मुस्लिम वोट बढ़ता है या नहीं बढ़ता, इसका क्या मतलब हुआ? क्या पाकिस्तान में चुनाव हो रहा है, भारत में चुनाव हो रहा है? पोलराइजेशन होता है तो ये बढ़ेगा। मतलब मुद्दा ये है, नहीं, मुद्दा ये है कि समाजवादी पार्टी को हिंदू वोट नहीं जाता क्या? नहीं सर, पोलराइजेशन होगा तो किसको फायदा होगा? पहले मेरी बात सुनिए। समाजवादी पार्टी, एक बार मेरी बात भी तो होने दीजिए। पहले ये बताइए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा को हिंदू वोट नहीं जाता क्या? वो बट आप उसको ये क्यों नहीं कहते हैं कि बट जाता है हिंदू वोट? आप मुसलमान को बटने की बात क्यों कर रही हैं कि मुसलमान का वोट बढ़ जाएगा तो खतरा हो जाएगा राजनीतिक पार्टी को? अरे भाई, हिंदू का वोट नहीं बढ़ता क्या? या तो पूरे हिंदू का वोट आप भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, उसके बाद करिए मुसलमानों की बात कि मुसलमान का वोट बढ़ता है। ठीक है, हम कह रहे हैं मुसलमान क्या होता है? आपसे भी सवाल पूछने का मुझे उतना ही हक है जितना हक मुझे सैयद हसीन वकार से है। मैं आप पर जो आरोप लगते हैं उनका जवाब मैं लूंगी आपसे, लेकिन ये एक फैक्ट है, जब पोलराइजेशन होगा और पोलराइजेशन की कोशिश क्यों की जाती है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं सैयद हसीन वकार। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के यहाँ नेता मौजूद नहीं है। कल एक चैनल पर उन्होंने मुझसे सतीश जी आ गए हैं, मुझे बताया गया सतीश जी आ गए हमारे साथ और मुझे उम्मीद है कि वो आपको सुन भी पा रहे हैं इस वक्त। कल बीएसपी के एक लीडर ने यही आरोप जो लगाया, आपने सेम आरोप लगाया। तो मैंने एक सीधा सा उनके आरोप के बदले में एक सवाल उनसे पूछा कि पहली बार जब सरकार मायावती जी ने बनाई तो बीजेपी के साथ, दोबारा बनाई सरकार बीजेपी के साथ, दोबारा मायावती मुख्यमंत्री बनी बीजेपी के साथ। 2004 में नरेंद्र मोदी के प्रचार में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ वोट मांगा उन्होंने, नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगा। मेरठ में चुनाव जब हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी मुसलमान ना जीतने पाए, इसलिए मैंने अपना वोट मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया। अब ये लोग हमको बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, जो 3 बार सरकार बना रहे हैं। उनसे तो आप क्वेश्चन पूछ नहीं रही है, जो गारंटेड बीजेपी के साथ जा चुके हैं और उसके एजेंट हैं। आप लोगों की स्थिति बहुत गजब की है सर, जिससे भी सवाल पूछ लो बस वो यही बात दोहराते हैं, आप उससे सवाल नहीं पूछी, मैं तो सबसे सवाल पूछ रही हूँ। सतीश जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए वकार साहब, देखिए सुनिए, मेरा मानना यह है कि चाहे ओवैसी जी हो या कोई और भी हो, भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो पार्टी बना करके किसी का भी वोट मांग सकता है। मेरा ये मानना है। जहां तक वकार साहब ने जो बातें कही है, वकार साहब हमको एक बात का और बता दीजिए, मुलायम सिंह जी की पहली सरकार बीजेपी के सहयोग से बनी थी और अटल जी की सरकार को, जो केंद्र की सरकार है, उसको एक वोट से हमने ही गिराया था। और अगर राजस्थान में आज कांग्रेस की सरकार है तो बहुजन समाज पार्टी ने ही बीजेपी को वहां से सत्ता से दूर किया था। अगर मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस ने सरकार बनाई, आज हालांकि बीजेपी की सरकार है, अगर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस को वोट ना देती तो वह सरकार नहीं बन पाती। देखिए, एक बात आपको मानना पड़ेगा, ये हम भी एक लोकतंत्र है, हम भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और सारी की सारी बहुजन समाज पार्टी कोई राजनीति की सीता नहीं है कि हम अपनी परीक्षा देते रहे और आपको दिखाते रहे। देखिए, हमारा काम यह है कि हमारा आज भी मानना है कि अगर इस देश में कांग्रेस और बीजेपी की नीतियां ठीक होती, यहाँ इस देश में सत्ता परिवर्तन होता है, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। नहीं सतीश जी, लेकिन आपसे जो सवाल था उनका वो ये सवाल था, मुख्तार अंसारी जब आपकी पार्टी में थे तो पाक साफ थे, अब याद आया आपको? अब आया याद? देखिए सुनिए, ये जरूरी था, मजबूरी था? देखिए मैडम, एक बात आपको मानना पड़ेगा, आज जो तमाम लोग हैं वो समाज से, मैं आपको रोकूंगी। इस समय जो बड़ी खबर आ रही है दर्शकों तक वो पहुंचानी जरूरी है। सत्ता माफिया की शागिर्द बनकर पीछे चला करती थी, अवैध कमाई पर सरकारी बुलडोजर अब चलता है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। माफिया यूपी की धरती छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं।
योगी आदित्यनाथ का ये बयान और साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी आगे भी, और उसी बात को दोहराते हुए कि किस तरह से माफिया सत्ता का संचालन करते थे। ये ट्वीट उनका इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट, पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे, सत्ता इनकी शागिर्द थी, इनके पीछे पीछे चलती थी, लेकिन अब इनकी अवैध कमाई पर सरकारी बुलडोजर चलता है तथा ये माफिया उत्तर प्रदेश की धरती छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है। माफियाओं के विरुद्ध हमारा ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। सतीश जी जल्दी से आप बात पूरी कर लें सर, जल्दी से आपका कॉमेंट सर। जब तक आपकी पार्टी में थे मुख्तार अंसारी तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, अब बेन जी को याद आया कि उनके खिलाफ मामले हैं। देखिए हमने ये कहा है, अगर आप मुझे बताइए ना, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर 143 विधायकों के ऊपर आपराधिक मुकदमे, 127 विधायक बीजेपी के, खुद मुख्यमंत्री जी के ऊपर आपराधिक मुकदमे। मुझे ये बताइए कि आज आदित्यनाथ जी अगर राजनीति से, अगर आप उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करना चाहते हैं, समाज को अपराध मुक्त करना चाहते हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी ने यह कदम बढ़ाया है कि राजनीति से भी अपराध खत्म होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जो आपको दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं समाज का रिफ्लेक्शन है। हमारा मानना यह है कि हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने से ज्यादा बेहतर है अगर बहुजन समाज पार्टी ने अच्छी शुरुआत की है। राजनीति से सब चाहते हैं, अगर आप समाज से खत्म करना चाहते हैं, शुरुआत है, जरूरी है, मजबूरी है, ये भी तो अपने आप में एक सवाल है ना सर। ये शुरुआत है, जरूरी थी या मजबूरी है, ये भी तो अपने आप में एक सवाल है। सत्ता में सत्ता हासिल करने के लिए राजनीति में किस तरह की मजबूरियां और समीकरण बैठाए जाते हैं सतीश जी, उन्हें नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आपने बीजेपी पर आरोप लगाया। राजीव जेटली आपका जवाब। घनश्याम तिवारी प्लीज 30 सेकंड। राजीव जेटली आपका काउंटर। ये कह रहे हैं आपकी पार्टी में भी तो हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। एक बात नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि फास्ट ट्रैक पे जिसको राजनीतिक वजहों से जिनके खिलाफ मुकदमे रचे गए हैं उसकी फास्ट ट्रैक पे उसकी सुनवाई होनी चाहिए, और उसको पॉलिटिकल जो मुकदमे हैं उनको अलग से सुनना चाहिए, और वो जल्द होने वाला है। लेकिन आपने एक बात को गौर किया, क्या फर्क है इनमें और ओवैसी साहब में? कोई फर्क नहीं है। वो छुप छुप के भाजपा को गाली निकालते हैं कि भाजपा की खिलाफत करेंगे तो कुछ वोटर हमारे साथ जाएगा। ओवैसी साहब वही काम खुल के करते हैं। दोनों का एजेंडा एक है, देश को गाली निकालो या भारतीय जनता पार्टी को गाली निकालो। अगर इस गाली को निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वोट का झुकाव हमारी तरफ रहेगा। मुझे नहीं मालूम वो किस वोट को ऐसा सोच के चलते हैं कि इस एजेंडे पे वो वोट हमारे साथ चलेगा। आप बताइए, कोई भी राजनीतिक पार्टी खुल के, पूरी डिबेट निकल गई हमारी, लगभग मेरे को लगता है 16 मिनट की डिबेट निकल चुकी है। 16 मिनट की डिबेट में ऐसा लग रहा है आपको कहीं हम भारत के अंदर डिबेट कर रहे हैं? ऐसा लगता है डिबेट हमारी कहीं लाहौर में बैठ के चल रही है, इस्लामाबाद में बैठ के चल रही है। मुसलमान के अलावा कोई शब्द ही नहीं आया इस डिबेट के अंदर अभी तक। मुसलमान बढ़ जाएगा, मुसलमान उधर चला जाएगा, मुसलमान ये सोचता है, मुसलमान वो सोचता है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की जनता की आपने इतने बुरे हालात कर दिए, उत्तर प्रदेश की जनता को इतनी बुरी तरह इग्नोर कर दिया आपने। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जातियों धर्म के लोग रहते हैं, ये मुसलमान की डिबेट क्या लगा रखी है आपने 15-20 मिनट से? मुसलमान क्या होता है बोलिए? उत्तर प्रदेश का नागरिक चुनाव अपना वोट करेगा, वो चाहे ओवैसी साहब को करे, चाहे वो समाजवादी पार्टी को करे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी को करे, चाहे वो कांग्रेस को करे, चाहे वो हमको करे। लेकिन ये एजेंडा ये होना चाहिए कि माफिया राज किसकी वक्त में खत्म हुआ। अरे योगी साहब से माफिया घबराते हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ के भागते हैं। राजीव जेटली जी, उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो मुख्तार हालात अंसारी को लेकर इस समय क्यों बयानबाजी हो रही है, आपको भी ये बात समझ में आती है? किस वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, आपको भी ये बात समझ में आती है? कुछ बातें कहने में तो अच्छी लगती हैं सर, लेकिन जमीन पर, धरातल पर राजनीतिक सच्चाई को भी कबूल करना चाहिए, और उसी को लेकर अभी तक इन 17-18 मिनट में डिस्कशन हुआ। अब मैं फ्लोर दूंगी घनश्याम तिवारी को। और घनश्याम तिवारी, सवाल सिंपल सा है। अभी कहा सतीश जी ने, अगर राजनीतिक शुचिता की बात, राजनीतिक सफाई की बात, राजनीति में स्वच्छता की बात मायावती अगर कर रही हैं, तो इसमें जब आपकी पार्टी में थे तो क्या दिक्कत थी, तब तो आप नहीं बोलते थे। इस तरह के सवाल क्यों? नमस्कार अदिति जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। मुझे लगता है कि कुछ बातें साफ करनी चाहिए। आपने मुख्यमंत्री जी का ट्वीट दिखाया, मुख्यमंत्री जी की तस्वीर पूरे अखबार में छपी है हर जगह, जहां पे टैक्स पेयर के पैसे से झूठा प्रचार किया गया है और कहा गया है कि अखबार ने झूठा प्रचार कर दिया। गजब का देश है कि अखबार पे सरकार आरोप लगा रही है कि हमसे पैसे लेकर के कलकत्ता के फ्लाईओवर का प्रचार कर दिया। यही उत्तर प्रदेश की फेक तस्वीर है कि एक मुख्यमंत्री जिसका फेक मैसेज है कि लोग उत्तर प्रदेश पे हंसते थे कि उत्तर प्रदेश में कुछ विकास नहीं हुआ, और आज उस तस्वीर के चलते लोग उन पे हंस रहे हैं। दूसरी बात कही गई यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में, प्राधिकरण के बारे में। मैं कुछ जल्दी से पढ़ देता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य 11 केसेस,
सीरियस आईपीसी केसेस 15, अदर आईपीसी 18। नंद कुमार नंदी 7 केसेस, सीरियस आईपीसी 13, अदर आईपीसी 13। सत्यपाल सिंह बघेल सीरियस केसेस, टोटल केसेस 7, सीरियस केसेस आईपीसी 10, अदर आईपीसी 22। कुल मिलाकर के 40% से ज्यादा मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो एडीआर के रिपोर्ट में 2017 में छपा था, ये मंत्री हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। मिनिस्टर विद क्रिमिनल चार्जेस 45% मिनिस्टर्स हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल चार्जेस। दूसरी बात जो राजीव जेटली जी ने कही और आपसे बहस कर रहे थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। कल इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी, तालिबान डोमिनेट्स बीजेपी सोशल मीडिया कैंपेन इन उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम झुंझुने के और कोई बात नहीं है। रही बात अतीक अहमद मुख्तार अंसारी की, 7 मार्च 2018 की खबर है, अतीक अहमद विल प्ले हनुमान फॉर बीजेपी इन फुलपुर, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो अपनी जरूरत के लिए अतीक अहमद को यह हनुमान मान सकते हैं, अपनी जरूरत के लिए 20 ऐसे लोगों को मंत्री बना सकते हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, अपनी जरूरत के लिए नकली प्रचार कर सकते हैं। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, बेहतर होता अगर आप मुझे ये भी बताते कि आपकी पार्टी एक मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने पर क्यों विचार करी। आपका कमेंट यहां पर जब डिस्कशन हो रहा है और राजनीति में जमीनी हकीकत उसको लेकर मैं बात कर रही हूं, राजनीतिक शुचिता की भी बात कर रही हूं, पोलराइजेशन की भी बात कर रही हूं, और जिस तरह से मुख्तार अंसारी जैसे जिन पर मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, 47 से ज्यादा आपराधिक मामले, उन्हें मसीहा बनाकर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की सियासत से किससे फायदा होता है सर? नहीं, ये देखो यहाँ डिस्कशन बहुत वाइडर भी हो गया कि सभी पार्टियों में सभी धर्म और सभी जाति के लोग जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो लोग चुनाव जीत के आते हैं और सभी पार्टियां उनको रिस्पेक्ट देके मिनिस्टर भी बनाती है। अब अंसारी जी को जो सर्टिफिकेशन दे रहे थे हमारे असीम वकार साहब, वो भी गलत था। कम से कम सतीश प्रधान ये तो बोले कि हम लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को नहीं बनाएंगे। अरुण जेटली साहब भी बोल देते तो अच्छा रहता, और घनश्याम तिवारी आप भी बोल लेते तो। ये जो लोग जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको राजनीतिक मान्यता देना गलत बात है, और केवल धर्म की राजनीति करना। देखो जेटली साहब, तुम लोग मुस्लिम माफिया को पकड़कर ऐसा बताना चाहते कि तुम मसीहा बन रहे हो हिंदू के, तो मैंने आगाह कर दिया अभी कि हम लोग भी आ रहे हैं और आपका पाखंड हम लोग भी बताएंगे कि आप केवल हिंदुओं के वोट, विशिष्ट जाति के वोट लेकर अपना बाजार बिठाते हैं। आज आपकी कितनी किरकिरी हुई, आप मुख्यमंत्री बदलने को जा रहे हो और वो उनकी जाहिरात आ गई, और जाहिरात पब्लिक पैसे से आ रही है और विकास पश्चिम बंगाल का बता रहे। तो मैं एक बात बोलता हूं अदिति जी कि क्रिमिनल कोई भी हो उसको अप्रिशिएटिंग कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए। अब मुझे बोलो मैं जवाब ले लूं, क्या बोल रहे हैं? जवाब ले लूं राजीव जेटली से और सैयद असीम वकार से, वापस आपको फ्लोर दूंगी किशोर तिवारी जी। मैं चाहती हूं टू द पॉइंट डिस्कशन हो, व्यूअर को क्लैरिटी मिले। पहले राजीव जेटली आप, उसके बाद सैयद असीम वकार। प्लीज 30 सेकंड्स का काउंटर आपका किशोर तिवारी को, जल्दी जल्दी प्लीज। नहीं, एक अच्छी बात इन्होंने कही कि आप मुस्लिम माफियाओं को पकड़ के जेल के पीछे डाल रहे हैं, तो अब हम भी आ रहे हैं। सर ये तो आपके पुराने साथी हैं। ये बात तो कबूल कर ली शिवसेना ने कि मुस्लिम माफिया, हाँ मुस्लिम माफिया, हम माफिया को गलत बात मेरे मुंह पे मत डालो। जो लोग आप हिंदुओं के मसीहा बनना चाहते हैं, गुंडे नहीं, देखो हिंदुओं में भी है। हम मसीहा नहीं, हम सेवक हैं। हम राजू जेटली जी, आप हम सेवक, अरे इस देश के सेवक हैं, बशर्ते अरे सुनिए तो सही, हम इस देश के सेवक हैं बशर्ते ये बात सब लोग मान लें कि ऐसा कि अब धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होगी, अब जातियों के आधार पर राजनीति नहीं होगी, अब विकास की दिशा में राजनीति होगी। और विकास की बात करने वाला अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी, आप देखिए ना, हमसे पहले भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां रही हैं, और आपने देखा समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हवा में फायरिंग की, एक मासूम टिकट दे रहे या नहीं दे रहे, एक मासूम बच्ची क्लियर कर दे कि माफिया को टिकट दे रहे या नहीं दे रहे, वो माफिया को टिकट दे रहे या नहीं दे रहे, इस पे देशमुख जी पे डिबेट नहीं हो रही अभी आज की डिबेट देशमुख जी पे नहीं है,
आज की डिबेट उत्तर प्रदेश में ओबीसी की है। जब देशमुख जी पे डिबेट होगी और ये होगा कि कितनी कलेक्शन होती है मुंबई में। मैं माफिया की बात कर रहा हूँ। जिस दिन शिवसेना के शिवसेना, अरे देशमुख जी बोल रहा हूँ मैं, अनिल देशमुख, अरे सुन तो अरे भाई, आपके गृह मंत्री पे जिस दिन डिबेट होगी उस दिन हम माफिया की डिस्कशन कर लेंगे। आज अरे सुन तो लीजिए आप मेरी बात, क्या बात कर मैं कह रहा हूँ जिस दिन आपके गृह मंत्री पे डिबेट होगी, 200 करोड़ की कलेक्शन पे डिबेट होगी, उस दिन हम आपकी डिबेट कर लेंगे। फिलहाल तो अब 2022 के इलेक्शन में आप माफिया को खड़े कर रहे या नहीं कर रहे, पहले बोलो। हिंदू माफिया जो है, जो लोग गुनहगार है, उनको खड़े कर रहे क्या बोलो, आप बोलिए ना। अरे राजीव जी, यार तुम तो वकील। माफिया का मतलब हिंदू माफिया, मुसलमान माफिया, ये कौन सी चर्चा शुरू हो रही है? हिंदू माफिया अलग होता है, मुसलमान माफिया अलग होता है। अरे भाई, माफिया तो माफिया है। किसी भी क्षेत्र में कोई गलत काम कर रहा है और अपना दबदबा बना के रखा हुआ है, अरे आप पे कार्रवाई करेंगे और बघेल पे नहीं करेंगे। अरे बघेल को मंत्री बनाएंगे और अंसारी को जेल में रखेंगे। आप देखिए, आपके गिरेबान में काउंटर सुन लीजिए। किशोर जी, आप आरोप लगा रहे हैं सर, काउंटर हो जाने दीजिए, उसके बाद प्लीज सर, टू द पॉइंट सर, सब पैनलिस्ट की बात अब आप सुन लीजिए सर। किशोर जी, आपने आरोप लगा दिए। राजीव जेटली 20 सेकंड्स प्लीज, उसके बाद असीम वकार प्लीज, जल्दी जल्दी। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कोई माफिया, फिर मुसलमान माफिया, हिंदू माफिया। ये हिंदू माफिया और मुसलमान माफिया क्या होता है भाई? हमने जो गुनहगार था अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द जाति, हमने सबके खिलाफ कार्रवाई, हमने सबके खिलाफ कार्रवाई करी। उस कार्रवाई को भी लोगों ने जातिगत रंग दिया, उस कार्रवाई को लोगों ने धार्मिक रंग दिया। और आपको यह पता होना चाहिए कि एक मासूम बच्ची का पिता उत्तर प्रदेश के अंदर जो हवाई फायरिंग में समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा हवाई फायरिंग में जो मारी गई थी, उसके पिता न्याय लेने के लिए जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है, उनके साथ कितनी बुरी दुर्गति की जाती है। और अखिलेश सरकार में अखिलेश जी ने विधानसभा में खड़े होकर के कहा था कि मेरी सरकार के अंदर 600 बार उत्तर प्रदेश की पुलिस पिटी है, 600 बार। अरे जहां पर समाजवादी पार्टी के गुंडों को यह अधिकार होता था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को पीट सके, आपको लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी या एफआईआर दर्ज हो सकती थी? इन्होंने तो काम ही नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नजर आए, नेता नजर आए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। अब एक और बात, पैनलिस्ट के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कोई आतंक का रंग बताता है, कोई माफिया का धर्म बताता है। मतलब ये तो बहुत मतलब आप अगर टू द पॉइंट रहे, राजनीतिक शुचिता की अगर बात हो, राजनीति में अगर सही कैंडिडेट्स को सामने लाने की बात हो, तो इसमें क्या बुराई है? मेरे ये बात मुझे समझ नहीं आई कि हम इसमें धर्म क्यों ले आए, माफिया को आपने धार्मिक रंग क्यों देने की कोशिश की। किशोर तिवारी जी, मुझे समझ नहीं आया, आपने पॉलिटिकल आरोप वहां पर लगाए। सर प्लीज अभी मुझे असीम वकार जी को लाने दीजिए। असीम वकार जी, ओपी राजभर ने कहा, सर प्लीज माफिया को राजनीति पार्टी ने मेरे पास टाइम है लिमिटेड और मैं ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब चाहती हूँ सर। ओपी राजभर मुख्तार अंसारी को मसीहा बताते हैं। मैं आपसे ये क्लैरिटी चाहती हूँ, एक तो जो आरोप आप पर लगाया किशोर तिवारी ने, और दूसरा मैं आपसे ये क्लैरिटी चाहती हूँ, आपके लिए भी मुख्तार अंसारी मसीहा हैं क्या? मुख्तार अंसारी साहब 5 बार विधायक रह चुके हैं, जनता उनको प्यार करती है, इसीलिए वो इलेक्शन लड़ते हैं और जीत कर आते हैं। और जिसको जनता जिता रही है उसको अगर हम टिकट दे रहे हैं तो उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, आपके हिसाब से मसीहा हैं? वो विधायक हैं और विधायक ही रहेंगे। चलिए, कम से कम आप ये तो नहीं मान रहे कि वो मसीहा हैं? नहीं, अभी आपने एक बात पूछी थी घनश्याम तिवारी जी से, मैंने एक सवाल उठाया था सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कि 8% वाले यादव हमारा वोट लेके मुख्यमंत्री बन सकते हैं और 20% के मुसलमानों को डिप्टी सीएम तक बनाने पे कोई राजी नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करता हूं जो संविधान के दायरे में ना आती हो। ये जो सवाल मैंने खड़ा किया है, ये सवाल आज नहीं कल उत्तर प्रदेश की राजनीति के आसमान में गूंजेगा और इन सबको मुसलमान डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। लेकिन सर, ये कब तक हिंदू मुस्लिम चलेगा इस देश में सर? ये हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा सर? कब तक इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी सर? कब तक काबिल कैंडिडेट की बात नहीं होगी यहाँ राजनीति में सर?
और कब तक मुसलमानों के नाम पर मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का महिमा मंडन होता रहेगा? सर, ये सवाल रहेगा असीम वकार जी, ये सवाल रहेगा। इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपके पास वापस आऊंगी। घनश्याम तिवारी से आप सवाल पूछ रहे थे, घनश्याम तिवारी आपका जवाब। देखिए, 14 जनवरी 2021 को एक खबर छपी टाइम्स ऑफ इंडिया में कि ओवैसी विल हेल्प अस विन यूपी बंगाल साक्षी महाराज। तो जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल करके शकुनी के अंदाज में पूछे जाएं, उसका मैं क्या जवाब दूं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, अगर आप 302 और 307 जैसे मुकदमों को देखते हैं, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, उस लिस्ट के जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें उनके कितनी मंत्री हैं जिनके आज कैबिनेट में जिनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं। ये सब क्या मसीहा हैं? आदित्यनाथ जिनकी ये इस तरह की फर्जी तस्वीरें छपती हैं, मसीहा हैं? आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बात, लेकिन जो आपसे सवाल कर रहा हूं, इतना बात एक बच्ची को मार दिया आपने, जो आपसे सवाल इतनी बात कर रहा हूं, देखिए किसी के बीच में घनश्याम तिवारी प्लीज राजीव जेटली, देखिए मैंने आपको हर बात काउंट करने का मौका दिया है सर, लेट हिम फिनिश। घनश्याम तिवारी देखिए मैं बहुत साधारण सी बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में इस बार समूचा अभियान रोजगार पे होगा, उत्तर प्रदेश के विकास पे होगा, अमन चैन पे होगा। बाकी जो तैयारी करनी है कर ले। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आएंगे और उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात होगी, अमन चैन की बात होगी, विकास की बात होगी, मेट्रो की बात होगी। बाकी सारी बातें फर्जी रह जाएंगी। और ये जो फर्जी अलायंसेस हैं जो बैकरूम में बनाए जा रहे हैं हर रोज हिंदू मुस्लिम बहस करने के लिए, वो सारे के सारे अलायंसेस धरे रह जाएंगे, क्योंकि लोगों ने चिताएं गंगा में तैरती हुई देखी हैं। लोगों ने अच्छी बात है सर, रोजगार, विकास, अमन चैन, आप सब बात करते हैं इसकी, रोजगार, विकास, अमन चैन सब बात करते हैं। लेकिन बीते दिनों में मैं दर्शकों से ये सवाल पूछती हूँ, हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित, पिछड़े, जातीय समीकरण, इन पर बात किसने की सर? इन पर बात क्यों हो रही है? 6 डिप्टी सीएम बनाने की बात क्यों हो रही है, ताकि अलग अलग जातियों को, एक डिप्टी सीएम मुसलमान हो, इस तरह की बात क्यों हो रही है? अगर ये पूरी लड़ाई रोजगार, विकास, अमन चैन के लिए है, तो फिर डिस्कशन, पॉलिटिकल नैरेटिव इसके इर्द गिर्द क्यों है सतीश जी? नहीं देखिए अदिति जी, भारतीय समाज की एक ये दुर्भाग्य कहे कि भारतीय समाज की जाति एक सच्चाई है, और जाति आपको तमाम क्षेत्रों में दिखाई देती है। आदमी जन्म से लेकर के मृत्यु तक जाति को ढोता है, और कहीं ना कहीं अगर इस दौरान वो राजनीतिक जीवन जीता है तो राजनीति में अगर जाति दिखाई दे रही है तो उससे घबराने की जरूरत है। सर, जाति सच्चाई है, जाति को सच्चाई बना दिया गया पॉलिटिकल वोट बैंक बनाकर। देखिए अपराधियों की जाति नहीं होनी चाहिए। अगर बहुजन समाज पार्टी राजा भैया के खिलाफ, तो माफियाओं का धर्म बताया जा रहा था अभी, यही बीजेपी राजा भैया के पक्ष में खड़ी होती है। यही बीजेपी अगर साध्वी प्रज्ञा के ऊपर अगर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते हैं, यही बीजेपी उनको कैंडिडेट बना देती है। मेरा मानना यह है कि हम भारतीय लोकतंत्र जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। हो सकता है कि कल बहुत सारी खामियां रही हो, आज सारे राजनीतिक दलों को यह सोचना चाहिए। देखिए अपराधी चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म और किसी भी विचार, ब्राह्मणों से क्यों कह रही थी? अपराधी ही होता है। सतीश जी आपने बातें अच्छी की हैं सर, सतीश जी बातें अच्छी की है, लेकिन बातों से बात नहीं बनती ना सर। बहन जी क्यों कह रही थी ब्राह्मणों को, ब्राह्मण सम्मेलन क्यों किया, ब्राह्मणों से क्यों कह रही थी आ जाइए? अरे अदिति जी, आपके साथ जो कुछ गलत हुआ उसको सुधारा जाएगा, किसी जाति के खिलाफ खड़ी हो जाए। सर वही मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, सब पैनलिस्ट बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सभी दबे कुचले वंचित समाज की आवाज होने की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों का पॉलिटिकल नैरेटिव जब इलेक्शन आता है तो वो जाति, धर्म, समुदाय इसी में सिमटा हुआ होता है। एक काउंटर सैयद असीम वकार आपका, उसके बाद राजीव जेटली। प्लीज, मेरे पास समय बहुत लिमिटेड है, जल्दी से। जिसको जो कहना हो कहे, जो सोचना हो सोचे। हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए हैं, मुसलमानों को और दलितों को, पिछड़ों को उनका हक दिलाने आए हैं। हम चुनाव लड़ेंगे, जिसको हमारे साथ आना है हमारे दरवाजे खुले हैं। जिसको लगता है कि हम उन्हें हरा सकते हैं तो हमारे साथ आए, हम उनको जिताने का काम करेंगे, चाहे फिर वो कोई भी हो सर, चाहे उसमें कितने ही आपराधिक मामले हो। जी बराबर। बीजेपी मैं एक बात रखूंगा, बीजेपी को छोड़कर हमारे दरवाजे सबके लिए खुले। राजीव जेटली। अदिति जी मैं एक बात रखूंगा, बड़ा भारी पड़ता था, बड़ा भारी पड़ता था उत्तर प्रदेश की जनता को, क्योंकि उसकी जेब की गाड़ी कमाई 4000 करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ये लोग खा जाया करते थे। वो डीबीटी के माध्यम से हमने बचा के उस जनता को वापस दिया है।
1.25 लाख करोड़ रुपया हमने गन्ना किसानों के खातों में डाला है। हमने लगभग 30,000 करोड़ रुपया और किसानों के खाते में डाला है। ये बिजली रहित उत्तर प्रदेश बिजली से जगमगाता है, तो उसकी एक ही वजह है, क्योंकि ईमानदारी उत्तर प्रदेश में आई है, अधिकार उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहे हैं। अरे भाई, आप करिए मुसलमान की राजनीति, आप करिए ब्राह्मण की राजनीति, आप बांटिए हिंदू समाज को जातियों के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी एक नागरिक को उसका अधिकार पहुंचा रही है और पहुंचाती रहेगी। जल्दी से 20 सेकंड्स प्लीज। मैं मेरा एक पॉइंट रखता हूं। असीम वकार साहब, तुम तो यूपी में मुस्लिम का वाइस प्रेसिडेंट, अपना डेप्यूटी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। इस भारत ने मुस्लिम समाज के जाकिर हुसैन साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इनको राष्ट्रपति बनाया, और तब तो ये बात नहीं आई। अब समझ लो, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड, उनका सोशल कंट्रीब्यूशन। कुल मिलाकर सवाल फिर वही कि मुसलमानों का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किसने किया, मुसलमानों को आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया गया, और जो लोग वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या फिर मसीहा बताने की खुद को कोशिश कर रहे हैं, क्या वो फायदा पहुंचाएंगे राजनीति से ऊपर उठकर आगे बढ़कर? ये अपने आप में सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर जब पॉलिटिकल नैरेटिव इलेक्शंस के इर्द गिर्द आता है तो आपको सिर्फ जाति, धर्म, समुदाय ही सुनाई देता है, जबकि बात राजनीतिक शुचिता की भी होनी चाहिए, बात उम्मीदवारों की काबिलियत की भी होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.